जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको बीएसएससी इंटर स्थलीय जो आपको वैकेंसी आई है उसके जो जीके जीएस पोर्शन है उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। तो इससे पहले भी इसके क्या है कि आपको 4 क्लास जो है वो आपको हो चुकी है। आज इसका जो है ये आपको 5वां क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। और आपको जो पुरानी वीडियो देखनी है, ठीक है ना, इस सीरीज के अंतर्गत, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है और आप वहां से सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है साथियों कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, ठीक है ना, अगर हमसे आपको किसी प्रकार का कोई लाभ होता हो तो साथियों आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे। और ये जो भी एनालिसिस हो रही है, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। ठीक है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे आपको क्या होगा कि टेलीग्राम चैनल के लिंक मिल जाएंगे और आप वहां से क्या कर सकते हैं कि आप जो पढ़ाई होती है, ठीक है ना, सारे पीडीएफ को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि नगर कोझिकोड कहलाता था क्या। तो यह साथियों कहलाता था पहले आपको कालीकट, यानी कि कालीकट का ही जो नया नाम है वो आपको क्या है, वो आपको कोझिकोड है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो कालीकट है, इसी कालीकट कट पर क्या होता है कि 17 मई 1498 को क्या होता है कि आपको वास्को डी गामा जो होता है वो आपको पहुंचता है। यानी कि यूरोप से भारत आने के लिए जो समुद्री मार्ग है उसकी जो खोज करता है वो कौन करता है, तो वो आपको वास्को डी गामा करता है। ठीक है ना। तो वास्को डी गामा पहली बार 1498 में क्या होता है कि भारत आता है। दूसरी बार यह जो भारत आता है वास्को डी गामा, वो आपको 1502 में आता है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो वास्को डी गामा है यह आपको कहाँ का नागरिक था। तो साथियों, ये जो वास्को डी गामा है यह आपको क्या था कि आपको पुर्तगाल का एक नाविक था। ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 1 नंबर प्रश्न, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए, इसके और भी कुछ एनालिसिस है, उस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, इस पे थोड़ा सा हम लोग विशेष बातें करते हैं। तो देखिए, विशेष बात में आपको क्या जानना है, इसका कीवर्ड हम यहाँ से आपको बता देते हैं। तो देखिए, तो जब आपको ये जो वास्को डी गामा है, ठीक है ना, यह आपको क्या होता है कि आपको कालीकट पहुंचता है तो यहाँ पर इसका स्वागत जो होता है स्थानीय राजा जामोरिन के द्वारा जो होता है वो आपको किया जाता है। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता कब है, इसे याद रखिएगा, वो आपको 17 मई 1498 को, ठीक है ना, इसे अच्छे से देख लेना है। और ये जो वास्को डी गामा है यह कहाँ का था, तो कहेंगे पुर्तगाल का था, जो आपको यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। वहीं आपको कोलंबस जो था वो आपको स्पेन का था। कहाँ का था, स्पेन का था। और इसने क्या किया था कि आपको अमेरिका की खोज की थी, जबकि कैप्टन कुक जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो आपको कहाँ है। तो साथियों याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो आपको कैनवाडा है। और ऑस्ट्रेलिया के लगभग 70% लोग जो होते हैं वो आपको प्रति सप्ताह जो होते हैं वो आपको खेलों में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए, तो इस सभी चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय गीत जो है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि ये जो राष्ट्रीय गीत है इस उपन्यास से लिया गया है। तो देखिए, तो राष्ट्रीय गीत जो है साथियों वह आपको क्या है कि आनंदमठ नामक उपन्यास से जो है वो आपको लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, ये जो आनंदमठ नामक उपन्यास है इसको लिखे कौन है। तो देखिए, इसको जो लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे हैं। और इस आनंदमठ उपन्यास से जो है हमें सन्यासी विद्रोह के बारे में क्या होती है कि आपको पता चलती है। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। गोदान जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा कि गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद्र की क्या है कि आपको रचना है। गोरा कहेंगे तो ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर जी की क्या है कि आपको रचना है। और देवदास जो है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है वो आपको रचना है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आती है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो आपको है क्या, ये भी तो पूछा जाएगा। तो साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ना वो आपको वंदे मातरम है। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो वंदे मातरम है इसे संविधान सभा द्वारा जो है वो आपको कब अपनाया गया था, तो साथियों याद रखेंगे कि वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा जो था वो आपको 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था कि आपको अपनाया गया था। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसके जो गायन अवधि है वो क्या है। तो साथियों, इसकी जो गायन अवधि है वो आपको 65 सेकेंड है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और भी बहुत सारे चीज होंगे इसके एनालिसिस के संदर्भ में जो कि हम देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जो सही आंसर है वो आपको ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है, सुनिए।
तो थोड़ा सा इसके एनालिसिस पर भी क्या करेंगे कि आपको ध्यान देंगे। तो देखिए, तो इसके एनालिसिस में आपको क्या जानना है साथियों, तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको सारा चीज जो है वो आपको आसानी से दिख सके। तो देखिए क्या कह रहा है कि आनंद मठ से जो है वो आपको राष्ट्रीय गीत हमारा लिया गया है, बिल्कुल सही है। और ये जो आनंद मठ उपन्यास है, इसके जो रचयिता थे वो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी थे, तो इस बात को भी याद रखना है। और ये जो आपको क्या है राष्ट्रीय गीत, इसको जो पहली बार गाई गई थी ये आपको 1896 ईस्वी में, कहा तो वह आपको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो आपको रहमतुल्लाह सियानी। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। और देखिए राष्ट्रगान भी जो पहली बार गाया गया था ना, वह आपको कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। देखिए राष्ट्रीय गीत की जो गायन अवधि है वो आपको 65 सेकंड है। क्या है, 65 सेकंड है। और संविधान सभा के द्वारा इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। किसको, तो आपको राष्ट्रीय गीत। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को जो है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ही क्या किया था कि आपको अपनाया था। फिर उसके बाद है कि आपको गोरा उपन्यास के जो लेखक है कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये भारत के जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसके रचयिता। इसके अलावा बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, उसके भी क्या है कि आपको रचयिता है। फिर यहाँ पर उपन्यास जो गोदान है, इसके लेखक जो है वो आपको मुंशी प्रेमचंद्र है, ठीक है ना। इसके अलावा पूस की रात हो गया, क्या हो गया, पूस की रात हो गया, पंच परमेश्वर हो गया। तो ये सारे जो है मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो है वो आपको लिखे गए हैं। देवदास उपन्यास की जो रचना किए थे वो आपको कौन, तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो साथियों ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज हम क्या किए हैं कि एनालिसिस में कुछ नए नए चीज को क्या कर रहे हैं कि आपको ऐड कर रहे हैं, ताकि एक क्वेश्चन से संबंधित जो भी अगर आपके प्रश्न आए बोर्ड में तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से बना सके। तो चलिए साथियों अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो साथियों विजय घाट जो कहा जाता है ना, वह किसके समाधि स्थल को कहा जाता है, पहले यह जानिए। तो देखिए, तो विजय घाट जो है साथियों वह किनके समाधि स्थल को कहा जाता है, यह आपसे क्या है कि आपको प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये जो समाधि स्थल है विजय घाट, ठीक है ना, यह आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के क्या है कि आपको समाधि स्थल को कहा जाता है। तो यहाँ से फिर एक बात आएगी क्या कि B.R. अम्बेडकर साहब के जो आपको क्या है समाधि स्थल, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको साथियों कहा जाता है आपको चैत्रा भूमि। क्या कहा जाता है, चैत्रा भूमि। तो याद रखिएगा कि चैत्रा भूमि किसके समाधि स्थल है, तो कहेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इंदिरा गांधी के जो समाधि स्थल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे कहेंगे हम लोग शक्ति स्थल। क्या कहते हैं, शक्ति स्थल। देखिए ये सभी आपको समाधि स्थल से जुड़े चीज जो है आपको याद रखना है। उसके बाद है राजीव गांधी के जो समाधि स्थल है उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो इसे कहा जाता है आपको वीर भूमि। क्या कहा जाता है, वीर भूमि। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। और यहाँ से कुछ चीज याद रखिएगा कि जैसे देखिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये क्या थे, तो आपको देश के पहले क्या कहेंगे कि आपको विधि मंत्री थे। क्या थे, विधि मंत्री। इसे आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला क्या थी कि आपको पीएम थी। तो याद रखिएगा कि पहली महिला पीएम कहेंगे तो वो आपको इंदिरा गांधी। और लाल बहादुर शास्त्री जी इनका जो आपको प्रधानमंत्री पद पर जो कार्यकाल था 1964 से 66, और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपको विदेश में कहाँ होती है, तो वो आपको ताशकंद में। तो इस बात को आपको याद रखना है। और राजीव गांधी के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये देश के सबसे युवा क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और एक चीज याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे, आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। कब दिए थे, तो 1965 में जब आपको भारत पाक युद्ध शुरू हुआ था उस समय इन्होंने क्या किए थे कि आपको ये नारा दिए थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसके हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एनालिसिस जानेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि कुछ प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानी का जो है क्या है कि जो समाधि स्थल है, क्या है समाधि स्थल है, इसी के बारे में हमें क्या करना है कि आपको जानना है। तो देखिए तो इनके जो समाधि स्थल है वो कौन कौन है, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। चलिए देखिए सारे लोगों को दिखते होंगे, ठीक है ना। जहां दिक्कत हो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। क्या कर रहा है सुनिए, तो महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है उसे हम लोग राजघाट के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। उसके बाद है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल, इसे हम लोग शक्ति स्थल कहते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है। सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट के नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के जो समाधि स्थल है उसको हम लोग किसान घाट। जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है उसे हम लोग समता स्थल के नाम से जानते हैं। राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है उसे वीर भूमि के नाम से जाना जाता है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो समाधि स्थल है उसे महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है, और B.R. अम्बेडकर जी का जो समाधि स्थल है उसे हम लोग चैत्रा भूमि के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो समाधि स्थल है साथियों, इसे हम लोग सदैव अटल के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो थोड़ा सा इन राजनेताओं की विशेषता भी जान लीजिए। महात्मा गांधी, इन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। इंदिरा गांधी, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, इन्हें हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले क्या है कि आपको प्रधानमंत्री। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है ना, इन्हें हम लोग आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह, इनके जन्म दिवस पे जो होते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस जो होते हैं साथियों, वो आपको कब मनाए जाते हैं तो याद रखेंगे 23 दिसंबर को जो होता है वो आपको राष्ट्रीय किसान दिवस जो है इन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। केंद्र में सबसे अधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम के पास है। देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के पहले विधि मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना। उसके बाद है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे, तो वे आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी दिए थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रश्न, कितने नंबर आपको 3, इसका जो राइट आंसर है वो आपको सी है। चलिए अब अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए आपके सामने प्रश्न है, आप इसके बारे में क्या है कि आप बता सकते हैं। अगर आपको पूरा नहीं दिख रही है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम क्या कर दे रहे हैं कि आपको छोटा कर दे रहे हैं। अब बताइए, अब तो सभी लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न को पढ़िए और क्या कर रहा है, आंसर देने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए क्या कर रहा है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे, ये आपको कहा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, एक है 1929, उसके बाद है 1939, 1949, 1959। तो साथियों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1929 हो जाएगा। तो देखिए, तो जवाहरलाल नेहरू जी अपने जीवन काल में स्वतंत्रता से पहले जो है 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक तो सबसे पहले 1929 में किस अधिवेशन में बने थे, तो आपको लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद बने थे 1936 में, किस अधिवेशन में बने थे, तो कहेंगे आपको लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद है बने थे 1937 में, किस अधिवेशन में बने थे, तो आपको हैजपुर अधिवेशन में। तो साथियों याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपको कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे स्वतंत्रता से पहले, वो आपको कितने बार बने थे, तो कहेंगे आपको 3 बार बने थे। कब कब, तो 1929, 36 और 37। 37 का अधिवेशन इसलिए खास है क्योंकि यह आपको गांव में क्या हुआ था कि आपको हुआ था। उसके बाद यहाँ से याद रखिएगा 1939 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे, तो वह आपको सुभाष चंद्र बोस जी थे। और एक चीज याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी किसे हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे, तो कहेंगे पटाभी सितार मैया को हराकर। इसके अलावा 1938 में भी आपको सुभाष चंद्र बोस जी जो थे वो आपको कांग्रेस के क्या बने थे कि आपको अध्यक्ष बने थे। तो देखिए 1938 का जो अधिवेशन हुआ था वो आपको कहाँ हुआ था, तो ये आपको हरिपुरा में हुआ था। ये सब आपको याद रखना होगा। और हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपको गुजरात में। और इधर जो आप देख रहे हैं 1939 का अधिवेशन साथियों, ये आपको त्रिपुरी में हुआ था। और ये जो त्रिपुरी अधिवेशन है ये आपको कहाँ हुआ था, तो ये आपको मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी किस किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिएगा 1938 में और 1939 में। चलिए अब हम इस प्रश्न का क्या कहते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसमें दिए गए ऑप्शन के हिसाब से वो आपको राइट हो जाएंगे। चलिए इसका थोड़ा सा एनालिसिस जो है हम करते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसका एनालिसिस नहीं दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि झांसी की रानी के तौर पर किसे जाना जाता है, तो देखिए तो झांसी की रानी ऑप्शन कह रहा है दुर्गाबाई, ठीक है ना, पद्मिनी, उसके बाद है अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई। तो देखिए झांसी की रानी के नाम से जो है वो आपको रानी लक्ष्मीबाई को जो है वो आपको जाना जाता है। और एक चीज याद रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म होता है वो आपको कहाँ होता है, काशी में यानी कि बनारस में, ठीक है ना। और इनका जो क्या होता है ससुराल जो होता है वो आपको झांसी में होता है, इसलिए इनको झांसी की रानी के नाम से क्या होता है कि आपको जाना जाता है। और 1857 के सिपाही विद्रोह में इन्होंने क्या किया था कि झांसी से क्या हुए थे कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए तो इस पे कुछ एनालिसिस दिए गए हैं, इस एनालिसिस को हम लोग क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो देखिए तो लक्ष्मीबाई, ठीक है ना, इन्हें हम लोग झांसी के रानी के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात, इनके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो
रानी लक्ष्मीबाई है, ठीक है ना, इनका मूल नाम जो है मणिकर्णिका, क्या है, मणिकर्णिका। अगर मणिकर्णिका आपसे याद नहीं होता है तो याद रखिएगा, इन्हीं को हम लोग क्या है कि मनु के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, या इन्हीं के बचपन का जो एक नाम है और है जो है आपको छबीली, क्या है, छबीली। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। दूसरी बात है कि लक्ष्मीबाई का जो जन्म होता है कहाँ होता है, बनारस में, ठीक है ना, अभी बताए थे। और रानी लक्ष्मीबाई का विवाह 14 वर्ष की आयु में जो होता है, ठीक है ना, वह आपको झांसी के महाराजा गंगाधर राव के क्या होता है कि आपको साथ होता है, मतलब इनके पति का नाम जो होता है गंगाधर राव। और 1853 में डलहौजी ने क्या किया था कि आपको राज्य हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। यहाँ से एक बात आती है कि बेवकत का सिद्धांत जो है कौन शुरू किया था, तो डलहौजी ने। और एक चीज याद रखिएगा कि राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य था वो कौन था, तो आपको सतारा था। और सतारा को 1948 में साथियों राज्य हड़प नीति के तहत मिला लिया गया था। और राज्य हड़प नीति का शिकार जो अंतिम राज्य था वो आपको कौन था, तो आपको लखनऊ यानी कि अवध था, क्या है, अवध था, जिसे आपको 1856 में क्या हुआ था कि आपको कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था। तो देखिए ये जो सतारा है ना साथियों, इसे 1848 में क्या किया गया था कि आपको हड़प लिया गया था, गलती से वहां 1948 लिखा गया है, आप उसे देख लीजिएगा। अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि कुशासन का आरोप लगाकर किस राज्य को हड़प लिया गया था, तो क्या कहेंगे, तो वो आपको अवध को जो था वो आपको हड़प लिया गया था। राज्य हड़प नीति का पहला शिकार राज्य तो आपको सतारा हो जाएगा। और ये अंग्रेज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को क्या होता है कि वीरगति को प्राप्त करती है। कहाँ वीरगति को प्राप्त करती है जानते हैं, तो वो आपको ग्वालियर में। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की शहादत कहाँ होती है, तो क्या कहेंगे, तो आपको ग्वालियर में। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो साथियों ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन जो होता है शुरू, वह आपको 1920 में शुरू होता है। लेकिन इसका डेट के साथ आप याद रखेंगे कि कब होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं असहयोग आंदोलन, यह आपको 1 अगस्त क्या होता है कि आपको 1920 को शुरू होता है। और आपको यह असहयोग आंदोलन जो होता है साथियों 12 फरवरी 1922 को जो होता है चौरी चौरा कांड के बाद वापस जो है आपको ले लिया जाता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है वो आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है वो आपको शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी का यह क्या था जानते हैं, तो आपको पहला जन आंदोलन था। क्या था, पहला जन आंदोलन। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गांधी जी के द्वारा साथियों शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था। तो आप क्या कहोगे, तो वह आपको असहयोग आंदोलन था। तो जब असहयोग आंदोलन क्या है कि आपको शुरू हुआ था, उस समय जो है भारत के जो आपको वायसराय थे वो आपको कौन थे। तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत के जो वायसराय थे वो आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस बात को आपको याद रखिएगा। लेकिन जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है उस समय भारत के जो वायसराय होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो वो आपको लॉर्ड रीडिंग होते हैं। तो इस सब आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से कभी कभी इसका शासनकाल भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है इसका शासनकाल जो है वो आपको क्या है, तो देखिए इसका जो शासनकाल है वो आपको 1916 से क्या है, तो आपको 1921 है, इसे आपको याद रखना है। और रीडिंग का शासनकाल जो है वो आपको कार्यकाल 1921 से 1926 है। और रीडिंग के बाद आता है लॉर्ड इरविन। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आप इसे बढ़िया से देख लोगे। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ विशेषता जो है हम रखे हुए हैं, इसकी विशेषता के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं। जैसे देखिए बहुत सारी चीज इसमें आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो चलिए जो चीज आपको नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना, बताइएगा। अब उम्मीद है कि सारे लोगों को जो है सभी चीज जो होंगे दिखते होंगे, ठीक है ना। देखिए क्या करा है इस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए करा कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था, अभी बताए, ठीक है ना। और कब शुरू होता है, तो वह आपको 1 अगस्त 1920 को, ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। तो यहाँ से एक बात आती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, ये भी तो प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह आपको 13 अप्रैल 1919 को जो है वो आपको हुआ था। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग बना था अंग्रेजों के द्वारा, उस आयोग का नाम है आपको हंटर आयोग। तो ये सभी याद रखना है। तो देखिए असहयोग आंदोलन शुरू तो होता है 1 अगस्त 1920 को, लेकिन उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में क्या होता है कि आपको 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटती है, जिसमें क्या होता है कि एक थाने में 22 पुलिसकर्मियों को जो होता है क्या कर दिया जाता है कि आपको 21 पुलिसकर्मी और एक दरोगा शहीद होता है, 22 पुलिसकर्मियों की जो होती है हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। इसी से क्या होता है कि नाराज होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कहते हैं, वापस ले लेते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था, तो 12 फरवरी 1922 को। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। देखिए उसके बाद क्या है 1922 में बिहार के में क्या हुआ था कि आपको
कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, गया में। तो देखिए तो 3 बार कांग्रेस का अधिवेशन जो है आपको बिहार में हुआ था, याद देखिएगा 1912, ठीक है ना, उसके बाद है 1922 और एक है 1940। और यह एनटीपीसी 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है बिहार में कितनी बार हुआ है, 3 बार, 1912, 22, उसके बाद जो है 1940 में। तो ये सब चीज आपको याद रखना है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल अभी बताए थे 1916 से 1921, जो कि असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय ये क्या था कि आपको वायसराय था। और एक चीज याद रखिएगा कि भारत में द्वैत शासन से जो लोगों को परिचित करवाया था, ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन के समय में, वो आपको लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने ही करवाया था। तो उम्मीद है साथियों कि आपको सारी चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। और आपको कैसा लग रहा है यह एनालिसिस, आप अपना फीडबैक जो है साथियों जरूर देंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है। तो साथियों एक मतलब कि मानचित्र में समान दाब वाली जो रेखाएं होती है वो आपको क्या कहलाती है, तो वो आपको आइसोबार कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसोबार। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो आपको राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी रेखाएं हैं जिसके बारे में आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं। रेखा से संबंधित जो प्रश्न है वो आपको क्या होते हैं कि आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी पे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो क्या चर्चा करना है, थोड़ा सा देखिए अगला। तो देखिए तो इसमें बहुत सारे क्या है कि आपको मानचित्र पे जो है आपको क्या है कि आपको रेखाएं जो किसको सूचित करता है वही आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिए तो जैसे हिमपात, तो वो आपको क्या है, आइसोनिक है। क्या है, आइसोनिफ है, ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा। समान मेगा क्षमता जो है उसको आइसोनेफ है, इसे याद रखना है। समान ऊंचाई के लिए जो है वो आपको कंटूर लाइन है। समान वर्षा के लिए जो है आइसो हाइट है, यानी कि मानचित्र की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद है समान सूर्य ताप है, उसके लिए हाइसोल है, ठीक है ना। समान तापमान है उसके लिए आपको आइसोथर्म है। तो ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पूछा गया आपसे क्या कि आपको यानी कि समान दावाली रेखा है, ठीक है ना, तो वह आपको आइसोबार से जैसे दर्शाया जाता है उसी प्रकार से यहाँ से इसके बारे में भी पूछ दिए जाएंगे कि बताइए समान ऊंचाई वाली चीजों को तो कहेंगे कि कंटूर लाइन से उसको क्या होता है कि आपको दिखाए जाते हैं। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न है आप उसे बढ़िया से देख लोगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर क्या कर रहा है, कह रहा है साथियों कि मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो साथियों ये जो आप देख रहे हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है ना, यह आपको भारत और क्या है कि आपको चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो यहाँ से एक बात आती है मैकमोहन रेखा है कहाँ। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है साथियों यह आपको अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। और मेरे भाई एक बात आप याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश को ना पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे। कैसे जानते थे, नेफा के नाम से, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यह आपको दरोगा के मेंस में पूछा गया जो है वो आपको प्रश्न है। फिर यहाँ से एक बात आती है कि जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण कब होता है। तो इसका निर्धारण जो होता है वो आपको 1914 में कहाँ होता है। तो याद रखिएगा इसका निर्धारण जो होता है वो आपको शिमला में होता है। और सर हेनरी मैकमोहन इसका क्या करते हैं कि आपको निर्धारण करते हैं। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। इसी में पूछेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा। तो साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। भारत और चीन के बीच में एक और सीमा रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं एलएसी। क्या कहते हैं, एलएसी, यानी कहने का मतलब हुआ कि लाइन ऑफ क्या कहेंगे कि आपको एक्चुअल, क्या कहेंगे कि आपको कंट्रोल, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हुआ कि वास्तविक, ठीक है ना, नियंत्रण रेखा जो है किसके बीच है, तो भारत और चीन के बीच। और इसका निर्धारण जो होता है 1965 के भारत और चीन युद्ध के बाद जो है इसका निर्धारण होता है। तो साथियों 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं क्या है। तो कुछ सीमा रेखा से संबंधित प्रश्न है जिसे आपको देख लेना है। जैसे देखिए रेड क्लिफ रेखा, तो यह किसके बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, जस्ट अभी बताए थे। 24वीं समानांतर रेखा यह आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में। डुरंट रेखा जो है वो आपको किसके बीच है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। उसके बाद है आपको मेन रहीम रेखा जो कि आपको रूस और फिनलैंड के बीच में। देखिए ये सब पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। हिंडनबर्ग रेखा जो कि आपको जर्मनी और पोलैंड के बीच में। 49वीं समानांतर रेखा जो कि आपको क्या जानते हैं, यूएसए और कनाडा के बीच में। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो इसमें से एक और पूछा जा सकता है कि बताइए कि ये जो 17वीं समानांतर रेखा है वह किसके बीच है। तो साथियों 17वीं जो समानांतर रेखा है, क्या है, समानांतर रेखा, वो किसके बीच है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और आपको क्या है, सॉरी उत्तर कोरिया कहते हैं, उत्तरी वियतनाम और आपको क्या है कि दक्षिणी वियतनाम के बीच है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना।
तो देखिए 17वीं समानांतर रेखा, तो याद रखिएगा कि उत्तर, ठीक है ना, आपको वियतनाम, इसके अलावे जो है आपको दक्षिणी वियतनाम के बीच में जो है ये आपको रेखा है। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, बाउंड्री लाइन है। उसके बाद है 38वीं समानांतर रेखा, जो कि आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में जो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा। तो देखिए, तो सीमा रेखा का प्रश्न है, इसका मतलब है कि आगामी एग्जाम में सीमा रेखा से संबंधित प्रश्न क्या होंगे कि आपको पूछे जाएंगे। तो जैसे भी प्रश्न आए आपको उसको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पर बात करते हैं। चलिए देखिए, तो साथियों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा, अपना नोट बनाते चलिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो देखिए, तो सतपुरा जो है वो आपको क्या जानते हैं, ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच जो है वो आपको स्थित है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सतपुरा जो पर्वत है वो आपको है कहाँ, तो यह आपको मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो मतलब सतपुरा पर्वत श्रृंखला है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, क्या है, ऊंची चोटी है, वो आपको कौन है। तो देखिए, तो सतपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको धूपगढ़ी है, क्या है, धूपगढ़ी है, जो आपको किस पर्वत पर है, तो वो आपको महादेव पर्वत पर क्या है कि आपको स्थित है। तो इसको आपको याद रखना है। और नर्मदा जो है और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की क्या है कि आपको प्रमुख नदी है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में जो है वो आपको पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग क्या करेंगे कि इसे बढ़िया से जो है सॉल्यूशन करने का जो है साथियों प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आपको क्या करना है कि बताना है, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या करा है इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसका जो है साथियों कुछ एनालिसिस भी होंगे, क्या होंगे, एनालिसिस होंगे। तो चलिए इसके एनालिसिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि सतपुरा पहाड़िया जो है मध्य प्रदेश राज्य में, कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अभी बताए थे धूपगढ़ी है, जो कि आपको महादेव पर्वत पर क्या है कि आपको स्थित है। और इसी पहाड़ी के क्या है कि आपको यानी कि पूर्वी भाग से जो होती है वो आपको क्या होती है कि ताप्ती नदी जो होती है वो आपको निकलती है। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ी से क्या होती है कि आपको निकलती है, ठीक है ना। और अमरकंटक की जो मैकाल पहाड़ी है, क्या है, मैकाल पहाड़ी है, ठीक है ना। तो ये जो मैकाल पहाड़ी है, इसी मैकाल पहाड़ी का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपको अमरकंटक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अमरकंटक जो है किसका हिस्सा है, तो आपको मैकाल पहाड़ी का है, ठीक है ना। और मैकाल पहाड़ी का यह सर्वोच्च शिखर है और यह पश्चिम की ओर क्या है कि आपको प्रवाहित होने वाली भारत की क्या है कि आपको प्रमुख नदी कौन, तो आपको नर्मदा। और नर्मदा नदी को गुजरात और मध्य प्रदेश में जो है जीवन रेखा की क्या है कि आपको संज्ञा दी गई है। तो इसे आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी पर ही एक प्रसिद्ध बांध है, ठीक है ना, जिसका नाम है आपको सरदार सरोवर बांध। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पे हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपको कितनी है। तो साथियों माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपको 8,850 मीटर जो है वो आपको लगभग है। तो इसे आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो माउंट एवरेस्ट है यह आपको किसका हिस्सा है, तो कहेंगे यह आपको हिमालय पर्वत श्रेणी का क्या है, हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। और हिमालय पर्वत श्रेणी जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और इसी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपको माउंट एवरेस्ट है, जिसे हम लोग नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 11 में। क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि तलचर कोयले की खान जो है वो आपको कहाँ है। तो देखिए, तो तलचर कोयले की जो खान है साथियों वो आपको उड़ीसा में, कहाँ है, उड़ीसा में। बाकी इधर जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़, ये भी खनिज संपदा से संपन्न है। आपको झारखंड भी खनिज संपदा से क्या है कि आपको संपन्न है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि जो खनिज, प्रमुख खनिज जो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, या खनिज के हम कहेंगे कि जो प्रमुख खाने हैं वो कहाँ कहाँ है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखिए आगे। तो देखिए जैसे पश्चिम बंगाल में जो है आपको कुछ प्रमुख खाने हैं। जैसे देखिए कि आपको रानीगंज, यह कोयले के लिए क्या है कि आपको जाने जाते हैं। और कोयला का पहला जो है खान यहीं पे खोदा गया था। इसके अलावा आसनसोल, तो देखिए रानीगंज और आसनसोल ये दोनों जो है खनिज का जो आपको क्या है खान, वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है अगर हम कोयला की खान देखते हैं झारखंड में, तो धनबाद, सिवभूम, गिरिडीह ये सब हो गया। छत्तीसगढ़ में आइएगा तो आपको रायगढ़ हो गया, क्या हो गया, रायगढ़ हो गया। इससे मतलब कोयला की जो है खाने। उड़ीसा में देखिएगा तो तलचर और देशगढ़ हो गया। असम में देखिएगा तो कोयले की अगर हम खान कहते हैं तो लखीमपुर और माकिम हो गया। महाराष्ट्र में देखते हैं तो आपको मतलब चंदा हो गया। तो ये सभी जो है ना कोयले की खाने हैं। और यह अलग अलग राज्यों के क्या है कि कोयले की खाने। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि नरोरा
नवकीय शक्ति केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो साथियों नरौरा जो है वो आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में क्या है कि आपको स्थित है। और इसी में पूछ देते हैं कि आपको कैगा कहाँ है? तो साथियों कैगा जो है वो आपको कर्नाटक में, कहाँ है? कर्नाटक में। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आती है कि आपको ये जो नाभिकीय खनिज है वो कौन कौन है, जरा सा इसका नाम बताइए। तो देखिए, तो इसमें अगर आइएगा नाभिकीय खनिज में तो आपको यूरेनियम मिलेंगे। क्या मिलेंगे? यूरेनियम, ठीक है ना। याद रखिएगा यूरेनियम के अलावे आपको थोरियम, क्या है? थोरियम हो गया। थोरियम के अलावे साथियों इल्मेनाइट, क्या है? इल्मेनाइट। इल्मेनाइट के अलावे हो जाएगा आपको एंटीमनी, क्या हो जाएंगे? एंटीमनी। साथियों इसे आपको याद रखना है। एंटीमनी के अलावे हो जाएगा आपको बेनेडियम, क्या है? बेनेडियम। उसके बाद हो जाएगा आपको ग्रेफाइट, क्या है? ग्रेफाइट। तो साथियों ये सभी जो है ना वो आपको कैसा खनिज है? तो कहेंगे आपको आणविक खनिज है। इससे जो है परमाणु ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। लेकिन सबसे प्रमुख परमाणु खनिज की बात करेंगे वो आपको यूरेनियम और थोरियम है। और यूरेनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो आपको पिच वैलेंट है, इसे आपको याद रखना है। और यूरेनियम जो है मुख्य रूप से झारखंड के जो है आपको जादूगोड़ा में जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। और इधर जो थोरियम देखिएगा तो साथियों थोरियम जो है केरल के तटों पे जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इससे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आपको देख लेना है। और भी देखिए कि कौन से आपको परमाणु संयंत्र कहाँ है, इस पे बात करते हैं। तो देखिए कैगा कर्नाटक में, रावतभाटा जो है वो आपको राजस्थान में, याद रखिएगा। कलपक्कम जो है वो आपको तमिलनाडु में, काकरापार जो हो गया वो आपको गुजरात में, कुंडकुलम जो हो गया वो आपको तमिलनाडु में। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं कितने नंबर प्रश्न? 12 नंबर। उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 13 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो साथियों कोयला का जो है आपको 4 किस्म होते हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर। कौन कौन? तो देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और आपको लिग्नाइट। तो इसमें जो सबसे प्रमुख कोयला है वो आपको कौन है जानते हैं? एंथ्रासाइट। उसके बाद जो है बिटुमिनस, उसके बाद जो है वो आपको कौन है? तो आपको लिग्नाइट, और चौथा जो है वो आपको पीट है। तो जिस कोयला में कार्बन की मात्रा जो है जितनी अधिक होगी वह उतनी ही ज्यादा क्या होंगे जानते हैं? कि आपको प्रमुख जो है आपको अच्छे कोयले में गिने जाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में? एंथ्रासाइट। तो देखिए एंथ्रासाइट सबसे प्रमुख कोयला है, ठीक है ना। और इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 90% से क्या होती है कि आपको अधिक होती है। तो इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी थोड़ा सा इसके बारे में कुछ विशेषता जो है उसको हम लोग क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो देखिए, तो इसकी क्या विशेषता है साथियों, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इस बार जो है एक नए चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजों की जो है विशेषताएं जो है उसे रख रहे हैं। चलिए देखिए, तो क्या है कि सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला है वो आपको कौन है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं। देखिए आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप बताएंगे। चलिए देखिए, तो सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला कौन है? तो वो आपको एंथ्रासाइट है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% से क्या होती है कि आपको अधिक होती है। उसके बाद है आपको क्या जानते हैं? बिटुमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा जो होती है 70% से अधिक होती है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा जो होती है 60 से 70% होती है। पीट में जो है 45 से क्या है कि आपको 52%। इसे आप देख लीजिएगा। पीट जो है सबसे निम्न कोटि का क्या होता है कि आपको कोयला होता है। और लिग्नाइट कोयला को हम लोग भूरा कोयला भी कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि भूरा कोयला किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वो आपको किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को, बिटुमिनस कोयला को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको मुलायम कोयला जो है आपको कहते हैं। और ये जो कोयला ऐसा होता है इसको मतलब कि परिशोधित करके क्या है कि इसका कुकिंग कोयला में जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी चीज आप याद रखेंगे। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए, तो कह रहा है कि चीन के संसद क्या कहलाती है? तो साथियों ऑप्शन ए कर रहा है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, उसके बाद है कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, डाइट। तो देखिए, तो ये जो चीन की संसद है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, कांग्रेस जो है किस देश की संसद को कहते हैं? तो कांग्रेस जो है आपको यूएसए के संसद को कहा जाता है। डाइट जो है वो आपको जापान के जो संसद है उसे कहा जाता है। तो यहाँ से बात है कि भारत की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसे आपको संसद कहा जाता है, ठीक है ना। नेपाल की संसद को कहेंगे तो राष्ट्रीय पंचायत, बांग्लादेश की संसद कहेंगे तो आपको जातीय संसद, क्या है? जातीय संसद। नेशनल पीपुल्स असेंबली कहेंगे तो हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, ठीक है ना, कि जितने भी देश की संसद है उसके नाम को आपको याद रखना है। तो 14 का जो
राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक साथियों जरूर देंगे। और बार बार आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या करें सुनिए। कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो देखिए, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं प्रधानमंत्री चुने कब जाते हैं, तो 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा देश आजाद होता है उस दिन। और 15 अगस्त 1947 से मृत्यु तक ही अपने यानी कि 27 मई 1964 तक क्या रहते, देश के प्रधानमंत्री रहते थे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए कि 1964 किस ऑप्शन में दिया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है 1964 दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग क्या कहते हैं, तो देखिए आधुनिक भारत का इन्हें जो है आपको निर्माता कहा जाता है। याद रखिएगा कि आधुनिक भारत का क्या कहेंगे, आपको निर्माता किन्हें कहा जाता है, तो पंडित नेहरू को। इन्होंने देश के जो आपको क्या है नदी घाटी परियोजना है उसे भारत का क्या कहते हैं, मंदिर कहते हैं। और ये आपको भारत के कहते हैं प्रथम विदेश मंत्री थे, इस बात को याद रखिएगा। और भारतीय विदेश नीति के ये जनक थे। तो भारत की विदेश नीति क्या है, तो आपको गुटनिरपेक्ष है। और इस गुटनिरपेक्षता की नीति रखने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे, कौन निभाए थे, तो आपको पंडित नेहरू जो थे वो आपको निभाए थे। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो ये जो आप देख रहे हैं 15, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए और भी चीज है, जैसे देखिए 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। 1954 में जो होता है आपको भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की जो होती है आपको स्थापना जो है वो आपको की जाती है। उसके बाद है 1984 में 31 अक्टूबर के दिन जो होता है इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट है। चलिए अब हम यहाँ पे इसके बारे में कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषता को भी क्या करेंगे कि आपको जानेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ विशेषता नहीं है खास, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, तो देखिए कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी संख्या अभी जो है वो आपको 8 है। देखिए वो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है, तो देखिए लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, यह आपको 2019 में क्या हुआ था कि केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद जो है वो आपको दिल्ली, फिर आपको दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव, इसे क्या हुआ था कि 26 जनवरी 2020 को एक साथ कर दिया गया था। उसके बाद है आपको पुदुचेरी, फिर है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपको लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वो आपको कितनी है, 8 है। और राज्य की संख्या कहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो आपको 28 है। तो देखिए तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। तो ये जो देख रहे हैं 16, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या खड़ा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। देखिए क्या करा है 17 में, कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी कौन बनी थी। तो साथियों भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो आपको सुचेता कृपलानी। और याद रखिएगा कि सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये आपको यूपी की क्या है, यूपी की जो है वो आपको पहली महिला जो है वो आपको मुख्यमंत्री जो है वो आपको बनी थी। कब बनी थी, 1963 में बनी थी, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। और ये संविधान सभा की भी सदस्य रही हुई थी। उसके बाद पूछेंगे कि यूपी की पहली महिला जो है क्या है, जानते हैं कि आपको दलित मुख्यमंत्री, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं आपको, यानी कि मायावती, ये यूपी की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। उसके बाद है शीला दीक्षित, मतलब शीला दीक्षित, तो ये आपको दिल्ली की पहली महिला क्या है कि आपको मुख्यमंत्री। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं जानते हैं, तो ये आपको राज्यपाल करते हैं। तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप सारे चीजों को क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको राइट हो जाएंगे। सरोजिनी नायडू के बारे में पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा कि देश की प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रथम महिला राज्यपाल भी जो बनी थी वो आपको यूपी में ही क्या है कि आपको बनी थी। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कर रहा है सुनिए, कर रहा है कि किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी कहने का मतलब क्या हो गया, जानते हैं कि आपको सीमांत गांधी के नाम से जो है किसे जाना जाता है। तो मेरे भाई सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है ना, वह आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो आपको जाना जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। और खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिन्हें 1987 में क्या हुआ था कि आपको भारत सरकार का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, इससे इन्हें क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे। उसके बाद है राम मनोहर लोहिया, इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिए थे, ये बात आपको याद रखना है। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में देश के क्या बने थे कि आपको प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी के समय में ही दल बदल कानून जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको पारित होता है 1985 में। तो ये सभी चीज याद रखना है आपको।
इसके अलावा भारत में कंप्यूटर लाने का जो श्रेय जाता है वो आपको राजीव गांधी जी को ही जाता है। तो 18 का जो राइट आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ पे कुछ उपाधियां हैं, उस उपाधि को आपको क्या करना है कि आपको जान लेना है। जैसे देखिए कि सबसे पहले क्या है साथियों कि आपको राजर्षि, ठीक है ना, क्या है राजर्षि। तो राजर्षि जो कहा जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन को, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है स्पैरो, तो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। उसके बाद है मकर डेस्टिनी, तो वह है आपको नेपोलियन बोनापार्ट, और यह फ्रांस का क्या था कि आपको शासक था। उसके बाद है मैडम क्या कहेंगे कि आपको क्वीन थी, यह आपको महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कहा जाता है। उसके बाद है कैद आजम, किन्हें कहा जाता है, तो याद रखिएगा कैद आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, और मोहम्मद अली जिन्ना को कैद आजम कहे थे कौन, तो याद देखिएगा आपको महात्मा गांधी। उसके बाद है गुजरात का क्या है कि जनक, तो वह है आपको रविशंकर महाराज जी। ताऊ जो है चौधरी देवीलाल को कहा जाता है। अजात शत्रु देश रत्न की उपाधि जो है वो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है वो आपको दिया गया है। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार के प्रश्न है आप बढ़िया से देख लीजिएगा। और आपको क्लास कैसी लग रही है साथियों, अपना फीडबैक जो है आप जरूर देंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या करा है, करा है कि पीच ब्लेंड किसका एक प्रमुख अयस्क है। तो साथियों पीच ब्लेंड जो है ना वो किसका एक प्रमुख अयस्क है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको यूरेनियम का जो है आपको एक प्रमुख अयस्क है। इसके अलावा आयरन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन में आपको हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है ना, क्या है मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, ये सब जो है आपको आयरन का प्रमुख अयस्क है। एल्युमिनियम की अगर हम बात करते हैं तो आपको बॉक्साइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा। कॉपर की बात करते हैं तो आपको क्यूपराइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूपराइट, इसका प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम का कहेंगे तो वो आपको बॉक्साइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बॉक्साइट हो जाएगा। इधर हम आयरन की अगर बात करते हैं लोहा का, तो वो आपको हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, उसके बाद आपको लिमोनाइट, क्या है लिमोनाइट, सिडेराइट, पाइराइट, ऐसे बहुत सारे अयस्क जो है इसका है। और यूरेनियम जो है कैसा खनिज है, तो याद रखिएगा यह आपको एक आणविक खनिज है साथियों। कैसा खनिज है, आणविक खनिज। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है वो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 20 में क्या करा है सुनिए, कह रहा है कि सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है, ठीक है ना। तो साथियों सिरके का जो पीएच मान होता है वो आपको लगभग 3 होता है, क्या होता है 3 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिरका जो है आपको अम्लीय है या क्षारीय है। तो देखिए तो सिरका जो है वो आपको अम्लीय है, क्या है अम्लीय है। और एक चीज याद रखिएगा कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो आपको क्या होता है, तो उदासीन विलयन जो होगा उसका पीएच मान जो होते हैं वो आपको 7 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वो आपको क्या होगा जानते हैं, अम्लीय। और 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको क्षारीय हो जाएगा। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, का जो प्राथमिक उत्पाद है वो क्या है। तो साथियों प्रकाश संश्लेषण का जो प्राथमिक उत्पाद है वो आपको ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर एक बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है, तो वह आपको लाल रंग के प्रकाश में होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ग्लूकोज हो जाएगा। और ग्लूकोज जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसे आप बढ़िया से देख लोगे। चलिए अब चलते हैं 22 में क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो देखिए तो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण करा है कौन है, ब्रिक, यानी कर है कि आपको किडनी, उसके बाद है अंडाशय, थायराइड, मुख। तो देखिए तो ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो आपको थायराइड है, क्या है थायराइड है, एक प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके अलावा आपको क्या है कि एक चीज और याद रखिएगा, मास्टर ग्रंथि जो है, क्या है मास्टर ग्रंथि, यह भी आपको क्या है अंतःस्रावी ग्रंथि। इसी मास्टर ग्रंथि को हम लोग पीयूष ग्रंथि के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये जो है दोनों यह प्रमुख आपको क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। और थायराइड में क्या है कि सूजन आने से जो होता है वो आपको कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। और घेंघा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो आपको आयोडीन की कमी के कारण। और यह रोग उन क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं जिन क्षेत्रों के पानी में आपको आयोडीन की मात्रा क्या होती है कि आपको कम होती है। तो 22 का राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत जो है कौन दिया था, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो साथियों क्वांटम सिद्धांत ऑप्शन ए कह रहा है न्यूटन, आइंस्टीन, उसके बाद है मैक्स प्लांक, उसके बाद है पॉलिंग। तो देखिए तो क्वांटम सिद्धांत देने वाले जो थे वो आपको मैक्स प्लांक थे। न्यूटन जो है गति के नियम जो थे वो आपको दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता का क्या है कि आपको सिद्धांत दिए थे। और एक चीज याद रखिएगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है फिजिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, वो आपको 1921 में, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। ऑल
अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही महात्मा गांधी को क्या कहा था जानते हैं कि ये सदी के महापुरुष थे। क्या थे? महापुरुष थे। तो आपसे जैसे भी प्रश्न पूछे जाए एग्जाम में आप उसे बढ़िया से देख लोगे। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 24 में क्या करा है कि वह तंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है क्या? तो देखिए, तो अधिक तापमान मापने वाला जो आपको यंत्र होता है वो आपको क्या कहलाता है साथियों? तो वह आपको पायरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पायरोमीटर। तो इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। यह उच्च तापमान मापने के लिए प्रयोग होता है। जैसे सूर्य के ताप को मापेंगे तो किससे मापेंगे? तो आपको पायरोमीटर से। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको सही हो जाएगा। ठीक है ना। और सूर्य है क्या? तो याद रखिएगा कि यह सौरमंडल का मुखिया है। ठीक है ना। और सूर्य जो एक मध्यवर्त तारा है और इसी मध्यवर्त तारे के जो प्रकाश होते हैं, सॉरी प्रकाश कहते हैं, ताप होते हैं, उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है। या इसके अलावे जो उच्च तापमान होते हैं उसको मापने के लिए हम क्या कहते हैं कि पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 25 में। क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि एक अश्वशक्ति समतुल्य है क्या? मतलब एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा कि आपको 746 वाट। क्या है? 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, और कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको शक्ति कहते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा प्राचीन शैक्षणिक विश्वविद्यालय था? क्या है? नालंदा प्राचीन शैक्षणिक विश्वविद्यालय था। आप लोगों को स्क्रीन पे ये नहीं दिख रहा होगा। अब देखिए, अब दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे समझिए। तो कह रहा है कि मतलब उस राज्य का, ठीक है ना, वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? ठीक है ना। तो वह है आपको साथियों क्या जानते हैं? बिहार। क्या है? बिहार। तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना होती है वो आपको गुप्त वंश के काल में, और नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक होते हैं वो कौन होते हैं? तो याद रखिएगा वे आपको कुमार गुप्त होते हैं। कौन होते हैं? कुमार गुप्त, जो कि गुप्त वंश का एक प्रमुख शासक था। और नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त किया था वो आपको बख्तियार खिलजी ने किया था। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। और नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में शिक्षा का क्या था कि आपको एक महान केंद्र था। तो 26 का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। आगे चलिए। कह रहा है कि पुलेला गोपीचंद नाम सुने होइएगा। ठीक है ना। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के कोच रह चुके हैं। ठीक है ना। रह चुके क्या? अभी भी है। ठीक है ना। पुलेला गोपीचंद जो है किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ये आपको बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है ना। फिर यहाँ से फुटबॉल। तो याद रखिएगा कि फुटबॉल में जो होते हैं आपको 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में, फील्ड हॉकी में आपको 11 खिलाड़ी मिलेंगे। क्रिकेट में भी आपको क्या होते हैं कि आपको 11 खिलाड़ी मिलते हैं। तो सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। तो देखिए, तो 2000 क्या है कि 23 में जो आपको क्रिकेट का वर्ल्ड कप है वनडे का, वो कहाँ होने वाला है? तो आपको भारत में। तो इसे आपको याद रखना है। फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप है, ठीक है ना, 2022 में कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कि आपको कतर में हुआ था। और 2026 वाला कहाँ होगा? तो ये आपको मेक्सिको, कनाडा, क्या है कि आपको मेक्सिको, कनाडा और अमेरिका के संयुक्त मेजबानी में। तो इसे भी आपको याद रखना है कि 2026 वाला कहाँ होगा? तो कहेंगे आपको अमेरिका। कहाँ होगा? अमेरिका में होगा। साथ साथ आपको कनाडा में भी होगा। कनाडा के साथ साथ आपको मेक्सिको में होगा, क्योंकि ये तीनों देश जो है संयुक्त रूप से जो है इसकी मेजबानी जो है आपको कर रही है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा उसमें जो है आपको 48 देश जो होंगे वो आपको हिस्सा लेंगे। ठीक है ना। अब तक जो है फीफा वर्ल्ड कप में जो है आपको कितने देश हिस्सा लेते आ रहे हैं? तो वह आपको मात्र 32 देश, लेकिन अब जो हिस्सा लेंगे वो आपको 48 देश। तो ये सब आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और ये जो फीफा का वर्ल्ड कप है तो इसमें फीफा क्या है? तो फुटबॉल को नियंत्रित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। चलिए, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 27 का वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ए नंबर जो है वो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 28 में। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो साथियों भारत रत्न से इसमें कई सारे लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है ना। जैसे देखिए लता मंगेशकर, इन्हें भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से जो है 2000 क्या है जानते हैं कि आपको 13 में जो है वो आपको सम्मानित किया जा चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका जो मतलब प्रश्न होना चाहिए इनमें से किसे भारत रत्न नहीं मिला है, तो वह हो जाता आपको जगमोहन डालमिया। लेकिन ये जो प्रश्न है इस हिसाब से इसका जो सही आंसर है वो आपको ए भी है, बी भी है और आपको सी भी है। ठीक है ना। जो दिया गया उस हिसाब से। अब यहाँ से एक बात आती है कि भारत रत्न है क्या? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 में होती है। और इसके प्रथम विजेता जो होते हैं डॉक्टर एस राधा कृष्णन, और 1954 में 3 लोगों को दिए जाते हैं। एस राधा कृष्णन याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और आपको सीवी रमन। और भारत रत्न जो है अब तक कितने व्यक्ति को मिल चुका है? तो आपको 48 व्यक्ति को जो है
वो आपको मिल चुका है। और लास्ट वर्ड जो भारत रत्न अवार्ड मिला था, कब मिला था? तो याद रखिएगा 2019 में। किसे मिला था? आपको प्रणब मुखर्जी, याद रखिएगा किन्हें? प्रणब मुखर्जी। इसके बाद जो है आपको भूपेन हजारिका, इनका भी नाम आपको याद रखना है, भूपेन हजारिका। और उसके बाद जो है आपको एक और व्यक्ति है जो है आपको नानाजी देशमुख। क्या है? नानाजी देशमुख। तो इन्हें भी मिला था। तो देखिए 2019 में याद रखेंगे कि आपको प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। और लास्ट बार 2019 में ही जो है अभी तक दिया गया है, ठीक है ना। और कब दिया जाता है, ठीक है ना, ये आपको देखा मतलब देखने वाली बात है, क्योंकि 4 साल जो है आपको इस अवार्ड को दिए हुआ हो चुका, और अब तक 48 व्यक्ति को ही मिला है। और यह है क्या? तब भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। चलिए, तो 28 का जो राइट आंसर है देखिए बता दिए। 29 में चलते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर जो कि आपको शक संवत पर आधारित है, इसका जो पहला महीना है वो कौन है? तो इसका पहला महीना जो हो जाएगा वो आपको चैत। क्या हो जाएगा? चैत। और इसका जो अंतिम महीना हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको फाल्गुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाल्गुन हो जाएगा। तो साथियों यहाँ से एक बात आती है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है क्या? तो वह है आपको शक संवत। क्या है? शक संवत है, इसे आपको याद रखना है। और शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, इसे भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 22 मार्च, ठीक है ना, 1957 को जो है इसे आपको अपनाया गया था। तो याद रखना है कि 22 मार्च कितना को? तो आपको 1957 को इसे अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को। और शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क ने क्या हुआ था कि गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में किया था। कब? तो आपको 78 ईस्वी में। तो इस बात को आपको याद रखना है। कौन शुरू किया था शक संवत को? तो आपको कनिष्क ने। और कनिष्क किस वंश का राजा था? तो आपको कुषाण वंश का जो है वो आपको सबसे महान राजा था। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 30 में क्या कर रहा है, सुनिए। आज के सेशन का यह जो है आपको लास्ट प्रश्न है। क्या है? लास्ट प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस था। तो देखिए तो डॉक्टर क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको राधा कृष्णन। क्या है? राधा कृष्णन, ठीक है ना। तो डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जन्म दिवस पे जो होता है आपको टीचर्स डे मनाए जाते हैं। नेहरू जी के जन्म दिवस पे जो होता है आपको राष्ट्रीय बाल दिवस। राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पे 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, ठीक है ना। ये सभी चीज आपको देख लेना। और टैगोर साहब का जो जन्म होता है वो आपको अगस्त में होती है। क्या होती है? अगस्त में। मुझे डेट याद नहीं है एग्जैक्ट, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और टैगोर साहब जो होते हैं भारत के राष्ट्रगान को क्या करते हैं कि आपको लिखते हैं। तो साथियों ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको सी हो जाएंगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जो है साथियों जरूर देंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।